हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट सीरीज, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वन शॉट सीरीज कब स्टार्ट होगी। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि सर वन शॉट सीरीज हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th की चाहिए। तो आज हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला था आपकी राय लेने के लिए कि आपको कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट कराना है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी राय दी और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर क्वांटिफिकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसको 22% वोट मिले हैं, जो कैलकुलस है उसको 57% वोट मिले हैं और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को 22% वोट मिले हैं। लेकिन अगर मैं कमेंट सेक्शन की बात करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि सर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, मतलब स्टार्टिंग से ही एक सीक्वेंस बना के चलें। अब लेकिन क्योंकि पोल डाला था तो पोल की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और पोल की जो डिसीज़न है वो ये कहता है कि हम कैलकुलस से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि कैलकुलस में बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टॉपिक थोड़ा ऐसा है तो थोड़ा प्रॉब्लम बनती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो वन शॉट सीरीज़ करेंगे उसमें कोशिश मैंने करी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने की जहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो सके, जहाँ पर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन इसमें से जो भी मैंने लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई हैंडबुक की जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे लिए, क्योंकि एक्सरसाइज नॉर्मली आप लोग करते रहते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स को आप कई बार छोड़ देते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ से लेने की कोशिश करी है ताकि सीबीएसई हैंडबुक के वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आप साथ साथ कर सकें इन वन शॉट सीरीज़ में, जो आपने शायद अभी तक नहीं करे होंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक, जैसे हमने अभी पोल में देखा, सबसे पहला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो टॉपिक है कैलकुलस का। सबसे पहला टॉपिक कैलकुलस का आता है डिफरेंशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर नहीं आया तो भूल जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भूल जाओ इंटीग्रेशन और भूल जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं करा है या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वन शॉट सीरीज़ आई थिंक आप लोगों को हेल्प करेगी डिफरेंशिएशन को समझने में कि कौन कौन से रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, कब अप्लाई करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं। क्वेश्चंस की बजाय कंसेप्ट पर थोड़ा हमेशा ज़्यादा ध्यान देना कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, किस तरीके से रूल्स लगाए जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन यहाँ प्रूव नहीं करना कि भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो क्यों आता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम 11th क्लास में करते थे। तो आपको ये सारे के सारे जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, सबसे जो पहला डेरिवेटिव है वो है यहाँ पर एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें एक्स वेरिएबल होता है और एन कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि एक्स क्या है यहाँ पर, एन क्या है यहाँ पर। तो एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर है वेरिएबल और एन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक एक्स आपको वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ कांस्टेंट दे रखी है, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, जैसे एक्स की पावर 7 है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा 7x रेज़ टू पावर 6। उसके बाद जो सेकंड वाला डेरिवेटिव है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो कांस्टेंट अगर अकेला है, कांस्टेंट किसी के साथ नहीं है, कांस्टेंट का कोई सहारा नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। उसे घेर घार के उसे ख़त्म कर दो। जैसे हम कहें कि भाई डेरिवेटिव ऑफ हमें चाहिए 2, अब 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके साथ में, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे d/dx ऑफ 2, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद है x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, ये इसी फार्मूले से अप्लाई होगा, जो पावर फार्मूला है, यही फार्मूले की हेल्प से आप ये वाला याद कर सकते हो कि x का डेरिवेटिव, तो ये खैर डायरेक्टली याद हो जाता है आराम से। x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, लेकिन अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं कि भाई ये क्यों होता है, तो इसमें आप पावर फार्मूला आके देखेंगे तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा इसमें 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव है रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत से बच्चे ना याद नहीं करते हैं कि सर इसको तो हम पावर रूल से कर लेंगे। बेशक आप कर लोगे, पावर रूल से कर लोगे, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव बहुत यूज होता है तो इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो आपका टाइम सेव होता है। इसलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव याद करो 1/2 रूट एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है 1/x की पावर n। अब ये 1/x की पावर n हमें बहुत हेल्प करता है कई बार। जैसे हम आप निकालना चाहते हो डेरिवेटिव 1/x² का, अगर आपको ये वाला रूल याद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप x की पावर 2 को ऊपर लेके जाओगे, ऐसे लिखोगे,
फिर इसमें पावर रूल लगाओगे और पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगा -2, फिर इसकी पावर एक कम होगी, ये हो जाएगा -3, फिर इसको आप नीचे लाओगे। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके फार्मूले को याद कर लेता हूँ, 1/x की पावर n के फार्मूले में क्या होता है, एक तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा। तो देखो ये प्लस में था ना, आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। फिर ऊपर क्या हो रहा है, जो भी x की पावर n है उसको आपको ऊपर लिखना है। x की पावर n यहाँ पर क्या थी, 2 थी, तो इसको आपको ऊपर लिखना है। नीचे आपको n की पावर 1 बढ़ा देनी है, यानी यहाँ 2 था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी इससे क्या हुआ, अगर आपके पास आपसे पूछा गया 1/x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप आंसर देंगे सीधा -7x की पावर 8। इसके लिए आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मान लो ऑलरेडी आपको कुछ कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो मान लो 3 दे रखा होता, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा ऊपर आ जाएगा 21। ऊपर बस कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, कुछ भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है e की पावर x, e की पावर x सबसे प्यारा फंक्शन होता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। वो कहता है कि भाई जैसा मैं हूँ मुझे ऐसे रहने दो, कोई मुझे चेंज मत करो। यानी डेरिवेटिव आप करोगे इसका e की पावर x का, तो ये e की पावर x ही रहेगा, कुछ चेंजेस में नहीं होगा। नेक्स्ट है a की पावर x। a की पावर x में a कांस्टेंट होता है और x वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। n यहाँ पर पावर में है कांस्टेंट, यहाँ पर पावर में, यहाँ पर कांस्टेंट बेस में है, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि a की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू में log a, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब इसके अलावा इसमें एक मैंने एक्स्ट्रा ये डेरिवेटिव और ऐड करा है, क्योंकि ये भी कहीं कहीं पर यूज़ होता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। x की पावर x मतलब बेस है वो भी वेरिएबल है और जो पावर है वो भी वेरिएबल है और दोनों सेम है, x की पावर x। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो जाएगा x की पावर x इंटू में log x प्लस 1। तो ये डेरिवेटिव्स अगर आप याद कर लोगे तो ना सिर्फ डेरिवेटिव में बल्कि आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि इसका उल्टा होता है। तो अगर आपको सीधी चीज़ें याद है तो उल्टी चीज़ें याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसलिए बेटर रहेगा कि ये 9 के 9 डेरिवेटिव जो मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके पेस्ट कर लें, डायरेक्ट तो आप पेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो या आप नोट कर लें, अगर आपने हाथ से नोट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। स्क्रीन पूरी आपके सामने है, आप इसको नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्योंकि जब आप सेल्फ हैंड नोट बनाते हो ना, सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाते हो तो आपको वो याद भी होता है, प्लस आपको एक लिखने की प्रैक्टिस भी होती है कि कैसे आपको फार्मूलेज को लिखना है, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो ये सारे फार्मूलेज आपको याद करने हैं। और उसके बाद इसके डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको अप्लाई करने होते हैं जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं। सबसे जो पहला रूल है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो दोनों बहुत सिंपल से होते हैं कि दो फंक्शन आपके पास हैं, उन दोनों फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। जैसे मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं हम e की पावर x और ये ले लेते हैं x की पावर 7, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो पहले वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, e की पावर x का e की पावर x आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, और x की पावर 7 का डेरिवेटिव कर दो 7x की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन रूल लगाते हो तो बीच में अगर माइनस का साइन हो, यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल में कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग अलग करके आपको बस डेरिवेटिव कर देना है। मेन जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, वो आती है प्रोडक्ट रूल से। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखें तो उसका आपको डेरिवेटिव किस तरीके से करना चाहिए। जैसे मान लो e की पावर x और x की पावर 7 ही है, ये दो फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में आपको दिए हुए हैं। अब प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जो पहला वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर प्लस का साइन लगा दो। अब पहले को एज इट इज रख दो, दूसरे को डेरिवेटिव कर दो। तो याद करना बड़ा आसान है, एक बार समझ के इसको याद करोगे, लिखोगे ना, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, प्लस पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, और ये वाला फंक्शन रहेगा सेम, प्लस अब पहले वाला फंक्शन रहेगा सेम और दूसरे वाले का कर देंगे डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 7x की पावर 6। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हो कि e की पावर x कॉमन निकाल दिया, x की पावर 6 भी कॉमन निकाल दिया, इधर से रह गया x, इधर से रह गया 7, ये बन जाएगा इसका आंसर।
अब अगर ये दो फंक्शन आपको डिवीजन में दे रखे हो तो उसमें हम लगाएंगे कोशेंट रूल, ठीक है। e की पावर x और x की पावर 7 मान लो ऐसे आपको डिवीजन में दिए, तो इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको कोशेंट रूल लगाना है। अब कोशेंट रूल में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट जैसे आपने प्रोडक्ट रूल में करा है बिल्कुल वैसे ही होता है, बस प्लस की जगह आपको माइनस साइन लगाना है। बहुत से बच्चों को कोशेंट रूल याद करने में दिक्कत आती है, तो भाई प्रोडक्ट रूल अगर याद है तो कोशेंट रूल में याद करने में है ही क्या, बस आपको यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन लगाना है और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर करना है। यानी हमने यहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग कोशेंट रूल। e की पावर x इंटू में x की पावर 7 माइनस का साइन आ जाएगा e की पावर x इंटू में 7x की पावर 6 और डिवाइड में क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर और कर देना है। e की पावर x कॉमन निकाल दो, x की पावर 6 भी कॉमन निकाल देते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने। यहाँ रह जाएगा x माइनस 7 और नीचे आ जाएगा x की पावर 14। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के। यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 14 है, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 8। पावर इन दोनों की माइनस हो जाएगी और इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हो कोशेंट रूल। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है हमारे पास चेन रूल, ठीक है। एक मिनट इसका साउंड ऑफ कर दूं। अब नेक्स्ट है हमारे पास चेन रूल। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना, इसकी प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। अब चेन रूल की अगर हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन में हम चेन रूल लगाते हैं। अगर हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से चेन रूल ही है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आप डेरिवेटिव करते हो x की पावर 7 का आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव करा कैसे, 7 आ गया या x की पावर 1 कम कर दी, ये आ गया। फिर आते हो आप बेस के ऊपर, और बेस का जो डेरिवेटिव है, बेस मतलब x का डेरिवेटिव होता है 1। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए नॉर्मली हम इस 1 को लिखते नहीं है। तो ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चेन रूल हम हर एक क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं, चाहे वो छोटा क्वेश्चन है चाहे वो बड़ा क्वेश्चन है। अब चेन रूल का प्रोसीजर क्या होता है, आपको इसमें सबसे पहले देखनी है होल पावर। अगर कहीं होल पावर दे रखी है तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। अगर होल पावर नहीं दे रखी है या होल पावर दे रखी है तो पहले उससे स्टार्ट करा, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में क्या लेना है, आपको जो भी फंक्शन होगा ना उसके बेस पे जाना है। जब ये बेस का आप डेरिवेटिव कर लोगे, फिर उसके बाद आप जो भी आर्ग्यूमेंट दे रखा होगा या एंगल दे रखा होगा या कुछ पावर में और दे रखा होगा उसके हिसाब से फिर हमें उस पर जाना है। तो ये 2-3 स्टेप होते हैं। और चेन रूल का मतलब क्या होता है, जैसे चेन होती है, चेन का मतलब होता है कंटिन्यूटी बनाए रखना। तो यहाँ पर जो भी हम डेरिवेटिव करेंगे उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के साथ साथ हम डेरिवेटिव करते जाएंगे, लेकिन एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव करना है। बहुत बार हम गड़बड़ ये कर देते हैं, हम एक ही स्टेप में 2, 3, 4 डेरिवेटिव जितने उसमें होते हैं ना सारे इकट्ठे एक ही बार में कर देते हैं। एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास अगर आ जाए e की पावर x, e की पावर x की पावर 7 फिर उसकी होल पावर 5। अगर ये क्वेश्चन है मान लो, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप e से स्टार्ट नहीं करोगे, आप पहले होल पावर से स्टार्ट करोगे क्योंकि होल पावर दी हुई है। तो होल पावर दी है तो हमेशा वहां से हम डेरिवेटिव करेंगे। जब भी हम ये होल पावर हमें दे रखी है तो ये आपका जो फंक्शन है, ये जैसे आप x को ट्रीट करते हो ना, ये वैसे ही है। आप ये मान के चलो कि भाई x की पावर 5 का आप डेरिवेटिव कर रहे हो। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, 5 आगे आता है, x की पावर 1 कम हो जाती है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है कि 5 आगे आएगा और ये हमारा पूरा x है, इसकी पावर 1 कम कर देंगे। एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव हमें करना है। तो हमारे ने पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाकर हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद फिर आ जाओ आप बेस पर। अब बेस में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो यानी e की पावर x की पावर 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x की पावर 7 ही रहेगा। ये x की पावर 7 है, इसको एज ए x आपको ट्रीट करना है।
तो e की पावर x की पावर 7 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x की पावर 7 ही रहेगा। अब चलो इसका भी डेरिवेटिव हो गया, इसका भी डेरिवेटिव हो गया। अब आते हैं हम x की पावर 7 पर। तो x की पावर 7 का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 7 आगे आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पावर का भी डेरिवेटिव हो गया, इसका भी काम खत्म। अब रह गया x। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1। इस 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ तक करना ज़रूरी है। एक बार में ये डेरिवेटिव हुआ, अगली बार में ये डेरिवेटिव हुआ, उससे अगली बार में ये डेरिवेटिव हुआ, तो इस तरह से डेरिवेटिव आपने इकट्ठा कर दिया। अब ये बन गया आपके पास। इसको अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो, अगर हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता तो कोई ज़रूरी नहीं है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, x की पावर 6, e की पावर x की पावर 7 की पावर ये 4 है और यहाँ पर इसकी होल पावर 1 है। तो इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर, तो इसकी होल पावर आ जाएगी 5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपको चेन रूल अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन में चेन रूल हमेशा लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर वो x होगा तो अपने आप 1 हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर x के अलावा कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स थे, ठीक है, और बेसिक डेरिवेटिव थे जो आपको याद कर लेने अच्छे तरीके से। अब जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारे पास डेरिवेटिव आता है इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस आपस में x और y जब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हो कि भाई x की पावर 2, y की पावर 2, 3xy प्लस में y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, कई बार निकल भी जाती है, लेकिन अगर आपको इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है तो इम्प्लिसिट फंक्शंस होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का आप डेरिवेटिव करेंगे तो जो रूल्स हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही आपको लगाने हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल जब भी आप लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट रूल लगाते समय दोनों फंक्शन अगर आपके वेरिएबल्स में हैं तो लगाने का फ़ायदा है। अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो आप प्रोडक्ट रूल ना लगाकर डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव कर दो। ऐसे ही अगर आपके पास क्वोशिएंट रूल जब आप लगाते हो, डिनोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट है तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर x की पावर 7 अपॉन में 5 लिख दूँ मैं, तो आप अपॉन में जो 5 है उसको आप एज इट इज़ रखा रहने देंगे। और कई बार ये भी होता है कन्फ्यूज़न। एक चीज़ और मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, बहुत से जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर कांस्टेंट में मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है 2x की पावर 3, तो अब यहाँ पर इसको 0 मत कर देना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको 0 कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है 2 और 2 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और 0 को x³ से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाता है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगता है। जो पहला फंक्शन है 2 है और फिर ये है, तो 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, x³ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन फिर आगे उसके आगे हमें प्लस भी तो करना होता है ना प्रोडक्ट रूल में। तो 2 एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3x²। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हमें दे के जाएगा, ये आ जाएगा 6x²। तो ये चीज़ हम डायरेक्टली मतलब हर क्वेश्चन के अंदर हम ये करते नहीं हैं। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और सीधा हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 3x²। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसे अगर डिवीजन में दे रखा हो, मान लो आपको ऐसे लिखा हो x³ अपॉन में 2, तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ये आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये ऊपर हो तो इसका तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये 1 अपॉन x की पावर n का जो तरीका होता है वैसे आप लगा सकते हो। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे x की पावर आ जाएगी, एक ऐड कर देंगे तो 4। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पता है कि किस तरीके से आपको कांस्टेंट को यूज़ करना है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसे ही पड़ा रहने दो। जो फंक्शन दिया हुआ है, जो वेरिएबल वहाँ पर दिए हुए हैं, उसका आप डेरिवेटिव करो। तो इस तरीके से आप इन सारे रूल्स को अप्लाई करें। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की, तो उस पर हम वापस चलते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, अब जैसे यहाँ पर x² है और यहाँ पर y² है, ये x² है और ये y² है, ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, डायरेक्ट नहीं कर देना है। ऐसा नहीं करना है x² का कर दिया 2x, y² का कर दिया 2y dy/dx, दोनों को इकट्ठा कर दिया, नहीं।
दोनों फंक्शन है यहाँ पर, दोनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो दोनों का आपको प्रोडक्ट टू लगाकर डेरिवेटिव करना है। तो पहले आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, और जो वाई स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, प्लस अब जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करोगे तो आ जाएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx। चेन रूल यहां पर भी लगा, चेन रूल यहां पर भी लगा। जब आपने 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो 2x आ गया, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही चीज यहां पर आ जाती है तो हमने करा 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्योंकि 1 नहीं होता है तो वो हमें लिखना पड़ेगा dy/dx, प्लस उसके बाद है 3xy। तो 3 तो कांस्टेंट है, उसको ऐसा का ऐसे रहने दो। जो डेरिवेटिव करना है आपको x इंटू वाई का करना है। अब यहाँ पर भी दोनों इंटू हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, y आ जाएगा एज इट इज, प्लस x आ जाएगा एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। उसके बाद अकेला y है, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको क्या करना है, जो dy/dx वाली टर्म्स है ना, उन सबको इकट्ठा कर लेना एक तरफ, और बाकी की जो टर्म्स है उन सबको ले जाना राइट हैंड साइड में, ताकि आपका dy/dx इकट्ठा हो जाए। तो dy/dx वाली टर्म एक तो ये है, ये बन जाएगा 2x²y, और यहां से जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा 3x dy/dx, और एक लास्ट में dy/dx है। बाकी जो टर्म्स हैं, एक तो ये वाली टर्म है 2xy² इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से 3y और आएगा, तो इधर आ जाएगा -3y हो गया, और तो कोई टर्म बची नहीं है। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा 2x²y 3x + 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, और y कॉमन निकालना चाहो निकाल दो, नहीं निकालना हो तो भी कोई बात नहीं। अब ये वाली टर्म नीचे यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और आपको मिल जाएगी आपके dy/dx की वैल्यू। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। यहाँ पर कहता है कि फाइंड f'(x), आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, f'(x) निकालना है, मतलब डेरिवेटिव करना है, और fx जो दे रखा है आपको log xy² दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर होल पावर देखो कुछ नहीं है, होल पावर कुछ नहीं है तो मतलब होल पावर वाला स्टेप हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर हम कहाँ आते हैं, बेस पर आते हैं। बेस में क्या है, यहाँ पर log है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसको आप एज ए x ट्रीट करेंगे। तो log का जो आपने डेरिवेटिव करा तो ये आ गया 1/xy², ये पूरा एज ए x ट्रीट होगा। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि अगर आपने log का डेरिवेटिव कर दिया तो आप इसका भी डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, x इंटू में y², मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। तो इसका डेरिवेटिव करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो x का डेरिवेटिव आप करेंगे तो आ जाएगा 1, y² रहेगा एज इट इज, फिर x रहेगा एज इट इज, और y² का आ जाएगा 2y dy/dx। अब जहाँ dy/dx जो है उनको हमें इकट्ठा करना है। ये f'(x) का मतलब भी dy/dx ही होता है, तो मैं इसको फिलहाल dy/dx लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आ गया ये 1/xy² इंटू में y², मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 2xy xy² dy/dx। यहाँ से देखो एक x कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, इधर से y² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये 2/y जो टर्म बची है इसको आप इधर लेके आएंगे, 2/y dy/dx, और यहाँ पर रह जाएगा 1/x। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन निकालो, आ जाएगा 1 - 2/y इक्वल्स टू 1/x। इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y - 2/y इज इक्वल्स टू 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया dy/dx y/x y - 2। तो dy/dx मतलब f'(x), तो ये हमारे पास f'(x) की वैल्यू आ गई
वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस 2। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन जैसे स्टार्ट होगा ना, आप लोगों के कमेंट पे हाथ चले जाएंगे कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। हाँ पता है मुझे, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन लॉग डिफरेंशिएशन आपको करना समझना ज़रूरी है, उसके बेसिक्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे तो बहुत से क्वेश्चंस में आपको लॉग का यूज़ करना पड़ सकता है, और लॉग का यूज़ करने पर कई बार क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर हमने अभी भी जो क्वेश्चन करा है उसको भी हम लॉग से कर सकते थे तो वो और क्वेश्चन आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर जब हमें लगेगा किसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको लॉग से हम करेंगे तो आसान हो सकता है, तो आप डेफिनेटली उसको लॉग से कर सकते हो, बेशक आपके सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि है तो ये डेरिवेटिव का ही पार्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ लॉग से आप करोगे तो वो आपको आसान पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली करो उसे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज समझनी है। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ऐसे, और यहाँ पर ये बेस b है, तो ये लॉग m और लॉग n दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बेस जैसा है वैसा का वैसे लिख दो। और जब भी हम लॉग लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम खाली लॉग लिखते हैं, ऐसे लॉग x, तो इसका मतलब जो एक्चुअल में ये होता है log x टू द बेस e। ये नेचुरल लॉगरिथम होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई बेस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब उसको हम बेस e काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बेस लगा हुआ है तो आप बेस लगा दो, बेस नहीं लगा हुआ है तो मत लगाओ। ऐसे यहाँ पर अगर ये डिवीजन में दे रखे हैं तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो log m माइनस log n आएगा। खाली यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर खाली log n आएगा, log m माइनस log n। अगर यहाँ पर m की पावर दे रखी है p, तो ये पावर जो होगी इस पावर को आप आगे लेकर आ जाओगे, p log m टू द बेस b हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस उसका कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होगी। और log, अगर यहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, यहाँ पे भी b है यहाँ भी b है, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। और यहाँ पर log ये बेस और ये वाला बेस, अगर ये दोनों बेस सेम है तो ये सब कैंसिल हो जाता है, खाली x जो बचता है आपका, ये x आगे आ जाता है और इसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ खाली x। तो ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद कर लेनी है। और लॉग डिफरेंशिएशन आपको यूज़ कहाँ पर करना है ये चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ पर लॉग यूज़ करना है। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन में सबसे पहली जो कंडीशन आपको दे रखी है, कहता है कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में दे रखे हो तो आप उसमें लॉग लगा सकते हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल। जो एक्सपोनेंट होता है लॉग का और किसी भी फंक्शन का एक्सपोनेंट जो होता है, अगर वो भी वेरिएबल में और बेस भी वेरिएबल में, जैसे x की पावर x या x की पावर y, तो ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में हो तो आप लॉग लगाओ। जब आपके पास बेस और पावर दोनों की दोनों ही अगर वेरिएबल्स में आ जाएं तो भी आप लॉग लगाओ, तो आपको डेरिवेटिव करना आसान पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कहता है कि y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक कम विजिबल हो रहा है आपको। यहाँ पर कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर बेस और पावर दोनों वेरिएबल में, तो हम यहाँ पर लॉग लगा देंगे। अब लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? दोनों साइड आपको लॉग लेना है, ये आ जाएगा ऐसे log y, इधर आ जाएगा log x रेज टू पावर x। अब यहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पहले लगानी है, जिसमें अगर ये पावर में होता है तो ये पावर आगे आ जाती है। पावर होल में नहीं होनी चाहिए, पावर सिर्फ आर्ग्यूमेंट की होनी चाहिए। तो ये x आगे आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू में log x। अब ये करने के बाद फिर आपको डेरिवेटिव करना है। अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं करा है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो, log y का डेरिवेटिव बनेगा 1/y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, log x रहेगा सेम। अब x सेम रहेगा, log x का हो जाएगा 1/x। इससे ये कैंसिल, y को आप इधर लेके जाएंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी y इंटू में log x प्लस 1। और y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन था x की पावर x log x प्लस 1।
आपको ध्यान हो कि जो डेरिवेटिव की जो लिस्ट थी उसमें सबसे लास्ट वाला डेरिवेटिव मैंने आपको यही वाला बताया था कि ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन में कहता है कि x रेज टू पावर y है, तो यहाँ e की पावर x माइनस वाई है, तो इसका डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x की पावर y है और यहाँ e की पावर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर आप दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर क्या होगा, ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई, यहाँ जाएगा लॉग e की पावर x माइनस वाई। ये जो y है इसको आगे ले आओ, ये बनेगा y लॉग x, यहाँ x माइनस वाई आगे आ जाएगा x माइनस वाई लॉग e। लॉग e की वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर, क्योंकि log e आप लिखते हो तो इसका बेस भी e है, तो बेस और आर्ग्यूमेंट जब सेम हो जाते हैं तो ये 1 के बराबर बन जाता है। यानी क्वेश्चन हमारा अब ये बन गया y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और log x सेम रहेगा, प्लस y सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ करो, प्लस dy बाई डी एक्स 1 माइनस, इसको हम उधर लेके जाएंगे 1 अपॉन में x, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से रहेगा log x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा नीचे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी x माइनस वाई अपॉन में x इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बुक में देखते हो तो ये आंसर हमारा बुक वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बुक के आंसर में यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है। अगर हमें सिर्फ डेरिवेटिव पूछा है तो डेरिवेटिव हम यहाँ तक निकाल के छोड़ देंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको बुक के आंसर से मैच करना है, मतलब आपको कहीं पर प्रूव करने के लिए आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो y है ना, इस y की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है। ये x माइनस वाई की जगह सीधा आप पुट करेंगे, अगर x माइनस वाई की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी y लॉग x, तो यहाँ पर आपने पुट कर दो y लॉग x। लेकिन हमारे पास जो आंसर है उसमें y फिर से आ जाएगा, तो बेटर रहेगा कि हम y की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। y की वैल्यू यहाँ से हम बनाते हैं तो क्या बनेगी, इस y को आप इधर लेकर आएंगे तो y log x प्लस y इक्वल्स टू x, यहाँ से y कॉमन निकालोगे तो आपके पास बनेगा log x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू बनेगी x अपॉन में log x प्लस 1। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या बन गया, x माइनस एक्स अपॉन लॉग x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग x प्लस 1। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा x लॉग x और माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाय लॉग x प्लस 1, और जो नीचे वाली टर्म थी इसको यहाँ पर इंटू में लिख दोगे x इंटू लॉग x प्लस 1। इस x से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचा x लॉग x और ये आ जाएगा, ये वाला x आ गया और log x प्लस 1 दो बार आ रहा है तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल करोगे, अब जो बुक्स के आंसर है ना वो आपका मैच कर जाएगा log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो, डेरिवेटिव पूछे तो वो ठीक है, प्रूव करना होगा तो आपको फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर x और y दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, दो अलग अलग दुनिया में है। अब उनको एक साथ लाने के लिए एक मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर जो होता है ना वो उसी के हिसाब से आपको पहले डेरिवेटिव करना होगा। x भी उसी से लिंक करेगा और y भी उसी से लिंक करेगा, जैसे हम बोलते हैं ना बिचौलिया, जो इधर भी ध्यान रखता है इधर भी ध्यान रखता है, दोनों तरफ ध्यान रखता है, दोनों पक्षों को खुश रखता है कि भैया ये भी ठीक रहे ये भी ठीक रहे और बीच में मेरा भी फायदा होता रहे। तो वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर जो x और y है ना, ये दोनों आपस में कोई रिलेट नहीं करेंगे, ये दोनों अलग होंगे, लेकिन इनको मिलाने के लिए एक फंक्शन बीच में होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई x की वैल्यू है इन टर्म ऑफ t है और y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t है, तो यहाँ पर जो t है ना वो मीडिएटर है, t जो है वो बीच का बिच्छू है,
ठीक है, जैसे हम गेम खेलते थे जब कई बार क्या होता था कि भाई अपने टीम बांटी और एक बंदा बीच में रह गया, अब वो ना तो इस टीम में जा सकता ना इस टीम में जा सकता, तो उसे हम बना देते बीच का बिच्छू। तो ये बीच का बिच्छू है यहाँ पर। तो ये बिच्छू क्या करेगा, ये बिच्छू इन दोनों फंक्शन को मिलाएगा और मिलाकर हमें यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना होगा dy बाई डी एक्स। तो हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर कहता है कि जो x है, x की वैल्यू है ए टी स्क्वायर, x की वैल्यू ए टी स्क्वायर है, y की वैल्यू 280 है। तो x भी यहाँ पर t से रिलेट कर रहा है, y भी t से रिलेट कर रहा है। जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट होते हैं ना, a भी इन दोनों के अंदर है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स होते हैं वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। जो बाद वाले अल्फाबेट हैं उनको आप एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें डेरिवेटिव क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो x का डेरिवेटिव हम 1 नहीं लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 तब होता है जब वो x के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट हमें t को देनी है। तो रिस्पेक्ट t को देनी है तो हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव लिखेंगे dx बाई dt, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, a तो कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2t। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं dy बाई dt, 2a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास बनेगा 2a और यहाँ पर ये बनेगा 2at। अब आपको निकालना है dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब जो dy बाई dt है उसकी वैल्यू तो है हमारे पास 2a, और जो dx बाई dt है इसकी वैल्यू है 2at। तो 2a से 2a कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा इसका 1/t। यहाँ पर भी आपको ये x y दे रखा है, x y दोनों कैसे दे दिए, यहाँ पर खाली y होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2t क्यूब और x इक्वल्स टू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर। x इक्वल्स टू 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और बुक में भी क्वेश्चन में तो यहाँ पर गड़बड़ी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, लेकिन जब आंसर वो करने पे गया तो आंसर में उसने x को छोड़ दिया है, तो मतलब ये x यहाँ पर नहीं है। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dy बाई dt, ये आ जाएगा 3 टू द 6 t स्क्वायर। और इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। अब क्वोशिएंट रूल आप लगाएंगे तो dx बाई dt तो ये हो गया, इसका क्वोशिएंट रूल लगाओ तो 1 माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -1, इनटू में डिनोमिनेटर फिर माइनस का साइन। अब 1 माइनस टी एज इट इज, और 1 प्लस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -1 माइनस टी, इस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, ये बना -2 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx पहले क्वेश्चन की तरह निकालेंगे। जो dy बाई dt है उसको ऊपर रखेंगे, dy बाई dt हमारे पास ये है 6t स्क्वायर, इसको हम ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय -2 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये जो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है ये सबसे ऊपर आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -3t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब लेकिन उसने बोला कि dy बाई dx तो निकालना है आपको, लेकिन एट t इक्वल्स टू 1 पर निकालना है। तो t की जगह आप 1 पुट कर दो, -3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 3 जा 12, आंसर बनेगा इसका -12। उसके बाद आता है फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आपको एक तो लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ पर लिखा तो था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पर ये कहता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन अगर आपने लिखा है f(x) तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब हम जब एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं उसको f'(x), जब दूसरी बार डेरिवेटिव होता है तो हम लिखते हैं f'(x), तीसरी बार डेरिवेटिव होता है लिख देते हैं हम f'(x). लेकिन जब आप y के हिसाब से करते हो तो y के हिसाब से लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका तो यही है कि आपने y' लिख दिया, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने y" लिख दिया और तीसरे डेरिवेटिव के लिए y" निकाल दिया।
अगर आपको 4 बार लिखना है तो फिर ऐसे आगे आप बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने y के बेस में लिख दिया ऐसे y1, तो मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y2 लिख दिया ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, y3 लिख दिया ये थर्ड डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे ही जो भी आपको डेरिवेटिव जितना आगे बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो उसी हिसाब से। लेकिन जो लिखने का कन्फ्यूजन है ना वो dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म में होता है थोड़ा बहुत। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये तो हमें पता है dy बाई डी एक्स लिखते हैं। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये होता है d2y dx स्क्वायर। यहाँ पर d के ऊपर स्क्वायर करना है, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखें। और जब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा d3y और dx क्यूब। तो इस तरीके से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकते हो। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया। आप क्वेश्चंस भी और समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। यहाँ पर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और पहला फंक्शन है y इक्वल्स टू log x। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि y इक्वल्स टू log x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर एक बार और डेरिवेटिव करना है। एक बार और डेरिवेटिव करने का मतलब कुछ और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव करके आपके पास जो फंक्शन आया ना वो एक क्वेश्चन हो गया आपका, अब उसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसको लिख देंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, 1/x की पावर n वाला रूल लगा दिया है, -1/x स्क्वायर। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें दिया हुआ y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर -1। अब इसमें आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होल पावर है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो आप सीधा यहाँ पर वही डेरिवेटिव लगाओ, 1/2 रूट, और x ये पूरा है तो इसको आप एज इट इज लिख दो। अब उसके बाद फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो रूट का तो डेरिवेटिव हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, -1 का करेंगे आएगा 0, 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर -1। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर है x उसका डेरिवेटिव 1 आ गया और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब x एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम वही तरीका रहेगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इधर आ गया आपके पास रूट एक्स स्क्वायर -1, इधर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x और x स्क्वायर हो गया, रूट एक्स स्क्वायर -1, नीचे से ये रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर तो खाली बचेगा x स्क्वायर -1। अब ऊपर जो टर्म्स है ना ये इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम आप लेंगे इसका तो बनेगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर -1। इस रूट एक्स स्क्वायर -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम टर्म है, रूट के अंदर है तो रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये सेम रहेगा -x स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई में इसके साथ यहीं पर आ जाएगी, इससे ये हो गया कैंसिल, ये आ गया -1, नीचे एक्स स्क्वायर -1 की पावर ये हाफ है और ये 1 है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास x ये दे रखा है, y ये दे रखा है और आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पर इसने पैरामीट्रिक फॉर्म भी दे दिया है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी दे दिया, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है, लेकिन एक पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दी। x यहाँ पर t से कनेक्ट हो रहा है, y भी t से कनेक्ट हो रहा है। तो पहले आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस का साइन, टी स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट खोलोगे 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये बना 2t प्लस 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस करोगे तो ये बनेगा आपके पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर।
ये तो बन गया dx बाई dt। अब ऐसे ही आप निकालो dy बाई dt, उसको भी आपको विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो ऊपर t है, t का डेरिवेटिव 1 आ गया, इनटू में डिनोमिनेटर, t को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो 1। यहाँ पर जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस में t आएगा, ये माइनस में t आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा आपके पास 1। अब आपको निकालना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर आपको बस फर्स्ट ऑर्डर ही निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर की निकाल कर उसकी हेल्प से पहले आपको dy बाई dx निकालना है। ये गलती मत कर देना कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, फिर उन दोनों को अपॉन में रख के सेकंड डेरिवेटिव हो गया जी, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, अब इन दोनों की हेल्प से पहले dy बाई dx निकलेगा। तो उसके लिए जो dy बाई dt वाली टर्म है इसको ऊपर रखेंगे और ये वाली टर्म नीचे रखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा कैंसिल। अब dy बाई dx बना हमारे पास 1/2t प्लस में t स्क्वायर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू t नहीं करना है, हमें विद रिस्पेक्ट टू करना है x, क्योंकि जब dy बाई dx का आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तभी तो आएगा ना। तो अब इसमें लगाओ क्वोशिएंट रूल, ये आ गया d2y dx स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेटिव 0, इनटू में आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को लिखो या मत लिखो, वो तो 0 ही रहना है, -1 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा t, और t स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 2t प्लस में t का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास रह गई अभी, जब हमने इसका डेरिवेटिव करा, अब नॉर्मली ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने इसका डेरिवेटिव करा तो हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया 2t का 2 कर दिया, 2t का 2 करना था वहाँ पर, ठीक है, 2t का डेरिवेटिव 2 करना था और t स्क्वायर का आ गया 2t, ठीक है। लेकिन यहाँ पर t का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू t नहीं कर रहे हो। तो t का डेरिवेटिव 1 नहीं बनेगा, t का डेरिवेटिव dt बाई dx बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस में 2t, और यहाँ पर dt बाई dx की वैल्यू आप निकाल के पुट करो। dt बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देना, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2t प्लस में t का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास ये आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप अगर t कॉमन निकाल देते हो तो आपके पास बनेगा 2 प्लस में t, तो कुछ कटेगा वटेगा तो है नहीं, बस ये वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से -2 आप कॉमन निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 1 प्लस टी, इधर ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये 2t प्लस टी स्क्वायर हो गया, 2t प्लस में टी स्क्वायर, और इनटू में ये वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप ये कर सकते हो, यहाँ 1 प्लस टी, यहाँ पर 1 प्लस टी का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी का होल क्यूब, और नीचे भी ये दोनों टर्म सेम ही आ रही हैं, तो यहाँ पर भी बन जाएगा होल क्यूब, 2t प्लस में टी स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो डिफरेंशिएशन का वन शॉट है उसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन के इस वन शॉट से हेल्प मिली होगी कि डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वन शॉट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।